गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ विद्या प्रकाश जी सर हैं, जो एक प्रिंसिपल के पद पर चयनित हैं। उनसे जानेंगे उन्होंने किस प्रकार एक लेक्चरर से प्रिंसिपल तक का सफर कैसे किया है। स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत सर आपका। नमस्कार सर। हाँ, तो सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। मेरा नाम है विद्या प्रकाश मीणा। पिताजी का नाम है श्री सावनमल मीणा और गुमारडी गांव है मेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर। तो सर आपका जो शुरुआती एजुकेशन करियर है 10वीं 12वीं वो कहाँ से किया है, कितने परसेंटेज बने थे आपके? मैंने 10वीं क्लास से SPR सहरिया स्कूल कालाड्रा से किया और 12वीं क्लास भी मैंने SPR सहरिया स्कूल कालाड्रा से किया। 10वीं क्लास में मेरी परसेंटेज 45 थी और 12वीं क्लास में मेरे 58.92 परसेंटेज थी। और आपका जो कॉलेज एजुकेशन है वो कहाँ से है सर? कॉलेज एजुकेशन मेरा सहरिया कॉलेज कालाड्रा से है। मैंने कालाड्रा से 2008 में BCom किया, 2009 में मैंने B.Ed किया कालाड्रा से ही, और 2010-11 में मैंने M.Com किया पहली बार। मैं M.Com 3 सब्जेक्ट से हूँ। पहला सब्जेक्ट है मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है EFM और तीसरा है ABST। हाँ, तो सर ये जानना चाहते हैं हम कि 11वीं में कॉमर्स लेने का ये विचार कैसे आया? कॉमर्स को कैसे चुना आपने? मेरे चाचा जी हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा में महाप्रबंधक हैं, श्री KC मीणा जी, वो कॉमर्स से थे। तो शुरू से ये था कि चाचा जी इंटेलिजेंट थे, कॉमर्स में गए हैं तो कॉमर्स लेके पढ़ाई करनी है। चाचा जी की वजह से आपने कॉमर्स हाँ। लिया है। तो आपने ये जो B.Ed करने का फैसला कैसे आया कि एजुकेशन में जाना है, मुझे टीचर बनना है, ये कैसा हुआ सब? देखो, शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं एजुकेशन में जाऊं। तो एजुकेशन का जो पहला पड़ाव होता है वो BSTC होता है, लेकिन हम कॉलेज करके और B.Ed करने को प्राथमिकता दी मैंने। तो B.Ed भी आपने कालाडेरा से ही किया है? हाँ, कालाड्रा से ही B.Ed किया मैंने। और आपने जो प्रिंसिपल आप अभी समय हो, इससे पहले कोई जॉब मिली है आपको इससे पहले? मैं 17 जनवरी 2013 को मैंने पहली बार स्कूल लेक्चर में ज्वाइन किया। 2011-12 की भर्ती थी और नवंबर 2012 में हमारा चयन हुआ था। 17 जनवरी 2013 को मैंने स्कूल लेक्चर कॉमर्स के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हस्तेड़ा में ज्वाइन किया। हस्तेड़ा में आपने ज्वाइनिंग की थी? हाँ। तो इसकी तैयारी के लिए आप किसी कोचिंग में सहारा लिए थे या सेल्फ स्टडी से आपने सब कुछ किया? देखो, मैंने सेल्फ स्टडी तो मैं उसको मेन मानता हूँ, हमेशा सेल्फ स्टडी पे विश्वास किया है। लेकिन पहली बार कॉमर्स की वैकेंसी आई थी उस समय में, 20-25 साल के बाद में स्कूल लेक्चर की कॉमर्स की वैकेंसी आई थी। तो सिलेबस के बारे में जो हमारे टीचर्स वगैरह थे वो भी कंफर्म नहीं थे भाई इसका क्या सिलेबस रहेगा, कैसा रहेगा। फिर सिलेबस से आने के बाद में इतना टाइम मिला नहीं, इसलिए हमें जयपुर में मैंने कोचिंग की। लेकिन मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा मानते हो, बेहतर मानते हो? हाँ। तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल बताइए। जब आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे थे स्कूल लेक्चर की, तो उसका पूरा दिन सुबह से आप कितने बजे उठते थे, आपका शेड्यूल क्या होता था, पूरा एक बार बताइए उसको। देखो, स्कूल लेक्चर का शेड्यूल तो हर दिन का अलग अलग होता था मेरा, लेकिन मेरा टारगेट ये था कि 15 से 18 घंटे तक मैं पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। सितंबर-अक्टूबर में वैकेंसी आई और नवंबर तक उसकी फॉर्म की डेट थी और मार्च में उसकी एग्ज़ाम हो गई। तो हमारा जो समय था उसके हिसाब से हम ये सोचते थे कि पहले तो प्लानिंग करते हैं सिलेबस के हिसाब से, लेकिन सिलेबस लंबा चौड़ा था तो और समय कम था। तो मैंने हर डे की अलग अलग प्लानिंग होती थी कि आज मुझे ये सब्जेक्ट इतना कवर करना है। तो मैं खुद भी नहीं सोच पाता कि मैंने उस समय में इतनी ज़्यादा समय देकर ज़्यादा तैयारी कर ली। तो फिक्स सिलेबस टाइम टेबल नहीं था मेरा। फिक्स नहीं था, अलग अलग डे के हिसाब से आप अलग अलग प्लानिंग करते थे। हाँ। तो ये जो आप सबसे विषय बना रहा था आजकल सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया को कैसे मैनेज किया कि फ़ोन को इतना टाइम देना है? आजकल लोग व्हाट्सएप पे घंटों टाइम खर्च कर देते हैं अपना, तो ये इससे कैसे बचे आप? देखो, मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था। मैंने कालाड्रा कॉलेज से चुनाव लड़ा, हम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ा था मैंने। तो लोगों के संपर्क खूब थे, खूब लोग जुड़े हुए थे। घर वाले भी परेशान थे कि सुबह से शाम तक फ़ोन ही फ़ोन आते रहते थे। फ़ोन का एक उस समय चाव भी ज़्यादा था, नया नया फ़ोन चला था, चाव भी ज़्यादा था। लेकिन मेरे पापा ने मेरा फ़ोन घर पे ही रख लिया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा फिर। और फ़ोन घर पे रख लिया तो मैं उसको मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट मानता हूँ कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे किसी से कोई संपर्क नहीं करना है। मेरा एक ही टारगेट था कि बस पढ़ाई करनी है।
तो ऐसे इस प्रकार आपने वहाँ से अपने फ़ोन को बहुत कम इस्तेमाल किया, वहाँ स्विच से ऑफ करके रख दिया स्विच फ़ोन ऑफ को। कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्विच ऑफ फ़ोन करके उस ज़माने में जिस ज़माने में फ़ोन की काफ़ी आवश्यकता होती है, दोस्तों से मिलना और भी जाना, उस समय फ़ोन स्विच ऑफ करके इन्होंने अपना पूरा समय जो है वो पढ़ाई में दिया। तो सर आप जब आपको पता चला कि आपका स्कूल लेक्चर में नंबर आ गया है, तो उस दिन का बताइए, किसने आपको बताया कि आपका नंबर आ गया है? घर में माहौल कैसा था? कितने लोग आपके परिवार में खुश थे? उस दिन का बताइए एक बार। देखो, उस दिन सबसे पहले जब मैं पहले रिजल्ट अखबारों में आते थे, तो अखबार में मैंने सुबह देखा, जल्दी पेपर आते थे हमारे 5 बजे। पापा पेपर लेके आए, भाई रिजल्ट आ गया है। तो रिजल्ट आ गया है, तो पहले ये मल्टीमीडिया फ़ोन हमारे पास नहीं होते थे। तो मैंने, एक मेरा दोस्त था, उसके पास लैपटॉप है, वो मेरा पड़ोसी भी है, मोहित कुमार मीणा, वो केवी में टीचर है अभी। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि मोहित ऐसे रिजल्ट आ गया है, तो यार मेरा नंबर देख के बता। तो मैंने उससे बात की, लेकिन मेरे ऐसे मन ऐसे धक धक हो रही थी, ऐसे हार्ट बीट तेज हो रही थी, भाई क्या होगा। तो मैंने उसको बताया। तो पहले नेट का सर्वर भी थोड़ा ढीला चलता था, आजकल तो आप एक क्लिक में सीधे साइट पे पहुंच जाते हो। तो उसके घर भी यहाँ से 300-400 मीटर दूर है। तो मैंने उठ के भाई उसको फ़ोन भी किया, और मैं पैदल उसके घर ही चला गया। तो मैं घर पहुंचा, तब तक तो रिजल्ट देख करके बाहर आ गया था फ़ोन करने के लिए मुझे। लेकिन मैं पहुंच गया, और उसने मुझे कहा कि आप तो लेक्चर बन गया। तो उस खुशी का ठिकाना उस उम्र में, भाई मैं कम ही उम्र में कॉलेज पढ़ते पढ़ते ही लेक्चर बन गया था। तो खुशी का ठिकाना तो मैं ऐसे जाया तो कर नहीं सकता। हाँ, फिर घर पे आके बताया, तो ऐसे एकाएक ही ऐसे सब खुश हो गए, क्योंकि हमारे समय में जो लेक्चर की पोस्ट थी ना, उस पोस्ट की खूब इम्पोर्टेंस थी। लेक्चर की पोस्ट कम हुआ करती थी। चोमू में हमारे समय में हम 2 ही लेक्चरर बने थे। तो पूरे चोमू में नाम था कि एक तो सांदर सर से अश्वनी कुमार शर्मा लेक्चर बनाया बायोलॉजी से, और एक गुवाहाटी का विद्या प्रकाश मीणा लेक्चर बनाया। तो खुश तो थे, पूरी रात नींद नहीं आई, ऐसे लग रहा था भाई यार सपना तो नहीं देख रहे, लेकिन आखिर बन ही गए। बहुत अच्छा लगा। तो आप इस समय एज ए प्रिंसिपल पोस्टेड हो आप इस समय? मैं भी प्रिंसिपल हूँ। हाँ, तो सबसे मेन जो आज के इंटरव्यू का सवाल है मेरा, कि आसपास के लोगों से मैंने सुना है, मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि आप इतने उच्च पद पर हैं, फिर भी अपने आप एक सादा जीवन, सिंपल विचार रखते हैं। तो आपकी सादगी का, ये सहनशील का, ये इसका राज क्या है? इतने सिंपल कैसे रख पाते हो अपने आप को? देखो, राज तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी श्री हीरालाल जी मीणा पहले यहाँ ग्राम पंचायत के पहले सरपंच भी थे। चाचा जी केसी मीणा जी है, बैंक में महाप्रबंधक हैं। छोटे चाचा जी धर्मपाल जी मीणा, वो फिजिकल टीचर है। अफसोस है कि वो हमारे बीच में अभी नहीं है। तो पूरा परिवार ही सादगी पे ज़्यादा विश्वास करता है। सभी जॉब में थे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे थे। खेती भी हमारे खूब है। आज के समय में हमारे 350 बीघा खेती है, और हम सब खेती करते हैं। जॉब के साथ साथ खेती करने का मतलब वह खेती को संभालते हैं, छोटे मोटे सारे काम भी करते हैं। तो ये परिवार के संस्कार, परिवार के गुण ऐसे हैं कि भाई सिंपल रखते हैं अपने आप को। तो सबसे एक और सवाल है मेरा कि सर, आप जैसे ऐसी क्या वजह थी, आपको जॉब क्यों चाहिए थी? ये आप लेक्चर बने हो, प्रिंसिपल बने हो, आगे भी आपका कोई सपना है, तो ये सब क्यों चाहिए? ये सब क्यों करना चाहते थे आप ऐसे? देखो, मैं कॉलेज एजुकेशन में था ना, तो छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था। हमारा संगठन था NSUI। तो हम एक अच्छा ग्रुप था दोस्तों का। शुरू से ये था कि भाई छात्र राजनीति में उस समय जो सपने होते हैं, उन सपनों के जो पंख होते हैं, वो पंख नुकीले होते हैं, ये मानता हूँ मैं। उस वक्त अपन चूज नहीं कर पाते कि अपन क्या कर रहे हैं, उम्र भी कम थी। लेकिन मैंने कालाड्रा कॉलेज से चुनाव लड़ा। चुनाव में मैंने कालाड्रा कॉलेज में महसूस किया कि बहुत तगड़ा जातिवाद था। सबसे सीनियर जो छात्र नेता था मैं उस समय मैं ही था। भाई B.Com किया 3 साल, फिर 1 साल B.Ed किया 4 साल, 2 साल फिर M.Com किया रेगुलर 6 साल, फिर दोबारा M.Com किया रेगुलर 8 साल एक ही कॉलेज में रह करके मैंने रेगुलर पढ़ाई की। तो कॉलेज में भी वो एक पिक्चर आती है ना, वो तेरे नाम, उस पिक्चर में भी जैसे मैं उसका राधे का शॉट होता है, उसमें कहता है यार लंबे समय तक ये पढ़ता रहता है। तो मैंने भी सोचा कि यार मैं भी ऐसा क्या हो गया कि लंबे समय तक ही पढ़ रहा हूँ। चुनाव हमारे टाइम में बंद थे, लेकिन अंतिम बार जब मैं PG कर रहा था तो चुनाव हुए। चुनाव मैंने लड़ा और चुनाव में हार गया। हमारे टाइम में छुट्टन लाल जी जो अभी RLP से हैं, वो चुनाव जीते थे। वो भी अच्छे मित्र थे हमारे। लेकिन चुनाव तो चुनाव होते हैं। चुनाव इस प्रकार है सर। आप तो सर, आपका जो आदर्श है, आप किसे मानते हो? प्रेरणा स्रोत किसे मानेंगे आप? अपना आइडियल किसे मानोगे? देखो, मैं मेरा प्रेरणा स्रोत है ना, मैं मेरे पापा को मानता हूँ।
शुरू से ही पापा ने ऐसे अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए हमेशा ही मोटिवेट किया है। और पढ़ाई के साथ साथ पापा का ये टारगेट नहीं था कि भाई कोई नौकरी करो, ये करो, अच्छे आदमी बनो, पहचान बने, लोग पूछे, लोग बात करें कि फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पापा है, श्री सावनमल जी मीणा, जो फिजिकल टीचर से अभी रिटायर हुए हैं टाकरडा से। तो सर आप अभी प्रिंसिपल पद पे हैं इस समय, तो कोई आगे का लक्ष्य, कोई आपको और कोई अचीव करना है या आप सब कुछ अचीव कर लिया आपने, कोई ऐसा कुछ है? देखो, मेरा शुरू से एक टारगेट था भाई मैं कोरेल लेक्चर बनूं। स्कूल लेक्चर का तो हम जब कॉलेज में थे तो जानते ही नहीं थे भाई स्कूल लेक्चर भी कोई पोस्ट होती है। वो तो जब बाद में पीजी वगैरह की तो हमारे गुरुजन वगैरह ने बताया कि भाई स्कूल लेक्चर की पोस्ट होती है, उसके लिए बीएड होती है, उसकी तैयारी करनी चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। तो मेरा टारगेट शुरू से ही कोरेल लेक्चर का था, स्कूल लेक्चर का पता ही नहीं था। और कोरेल लेक्चर के लिए मैंने तीनों सब्जेक्टों से पीजी कर लिया। हमारे कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट है, तीनों से मैं पीजी हूँ, तीनों से फर्स्ट डिवीज़न हूँ। एक बार तो मैंने EFM से कॉलेज टॉप भी किया था। तो टारगेट ही था कि प्रोफेसर बनूं। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, खैर अभी तक नहीं हुआ क्योंकि कंपटीशन है, हमारे से भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सर ने बताया कि जो कॉलेज प्रोफेसर है ये उनका आगे का सपना है बनने का। तो सर अब ये बताओ आप लास्ट में कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेक्चरर की हो, प्रिंसिपल की हो और किसी भी एग्जाम्स की, तो किसी भी सफलता, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या मूल मंत्र होना चाहिए, क्या उसके टिप्स होने चाहिए? देखो, कंपटीशन या एग्ज़ाम छोटी हो या बड़ी हो, और कंपटीशन एग्ज़ाम के अलावा और भी कोई काम हो, आपके साथ कुछ भी जो करने की सोच रखी है, उसके लिए पहली चीज़ मैं यही मानता हूँ कि एक मेन टारगेट होना चाहिए कि ये मेरे को करना है, और उसमें पॉजिटिवनेस होनी चाहिए भाई, पूरी तरह सकारात्मक कि हाँ मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टारगेट बनाकर कोई भी काम करोगे, मुझे नहीं लगता है कोई असफल हो जाएगा टारगेट के साथ। तो सर ने बताया कि एक लक्ष्य निर्धारित करें, आप टारगेट बनाएं और उसी के अनुसार चले, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू। और सर को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि वो आज अपने अमूल्य समय निकाल कर अपने चैनल को दिए, और सर के जो आगे उज्जवल भविष्य उसकी कामना करते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपके तक पहुँचेंगे। धन्यवाद।